पांच शहर पांच बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह शाम 8 बजे के करीब रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे कुमाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग लेंगे। साथ ही चुनाव को लेकर गठित बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कमेटियों के संयोजकों से भी चर्चा करेंगे। इसके बाद पिछली बैठक में दिए गए टास्क की समीक्षा करेंगे और रविवार सुबह करीब 11:15 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें कि अमित शाह एक महीने में तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। तो रायपुर में के दौरे पर आएंगे अमित शाह। शाम 8 बजे के करीब रायपुर पहुंचेंगे शाह। बीजेपी नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। तो प्रदेश स्तरीय कमेटी के संयोजकों के साथ भी वो चर्चा करेंगे। पिछली बैठक में दिए गए टास्क की भी वो समीक्षा करेंगे। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार 8 बजे अमित शाह करीब रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे कुमाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही चुनाव को लेकर गठित बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कमेटियों के संयोजकों से भी चर्चा करेंगे, जिसके बाद पिछली बैठक में दिए गए टास्क की वो समीक्षा करेंगे और उसके बाद रविवार को सुबह करीब 11:15 बजे दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। बता दें, अमित शाह एक महीने में तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। तो रायपुर का आज अमित शाह का दौरा है। 8 बजे वो करीब रायपुर पहुंचेंगे और इस दौरान वो बीजेपी नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। ये एक महीने में अमित शाह का तीसरा दौरा है। इस दौरान प्रदेश स्तरीय कमेटियों के संयोजकों से भी चर्चा करेंगे। पिछली बैठक में दिए गए टास्क की वो समीक्षा करेंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। बीजेपी कांग्रेस लगातार अपने अपने तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, साल के आखिर में छत्तीसगढ़ के चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम पार्टियां पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी को लेकर रायपुर के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। शाम 8 बजे के करीब वो रायपुर पहुंचेंगे और हाई लेवल मीटिंग करेंगे। प्रदेश स्तरीय कमेटियों के संयोजकों से भी इस दौरान वो चर्चा करेंगे और चुनाव को लेकर पिछली बैठक में दिए गए टास्क की वो समीक्षा करेंगे। तो आपको बता दें, हाई कमेटियों के साथ सीएम कमेटियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह आज चर्चा करेंगे। शाम 8 बजे वो करीब रायपुर पहुंचेंगे। तो आए रायपुर दौरे पर रहेंगे सीएम। तो अमित शाह एक महीने में तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। पिछली बैठक में दिए गए टास्क की वो समीक्षा करेंगे। आपको बता दें, प्रदेश स्तरीय कमेटी के संयोजक से भी वो चर्चा करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग लेंगे। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता चित्रा पटेल जुड़ चुकी हैं। चित्रा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने काफी बदलाव किए हैं, तो इसको लेकर शाह का ये जो दौरा है काफी मायने रखता है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है आज तीसरी दौरा पे आज छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंच रहे हैं। इससे पहले 5 जुलाई को भी आए थे, उससे पहले जून में भी आए थे, 27 जून को आए हुए थे। और जो है लगातार जो है छत्तीसगढ़ में वो उनका केंद्रीय मंत्रियों का दौरा है। आगामी 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर जो है फोकस कर रही है। आज अमित शाह जो है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का गोपनीय बैठक लेंगे। पिछले समय भी 5 तारीख को आए थे, तो उन्होंने भी गोपनीय बैठक ली थी। इस बैठक में जो है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित जो है तमाम नेता शामिल हुए थे। और इसमें आगामी चुनाव को लेकर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का परफॉर्मेंस भी इसमें देखा जा रहा है। 90 विधानसभा छत्तीसगढ़ में है। 90 विधानसभा के जो विधानसभा क्षेत्र है उसका विश्लेषण किया जा रहा है। उन भाजपा के जो विधायक हैं उनके ऊपर भी जो सक्रियता को भी चर्चा किया जा रहा है। और आगामी चुनाव को लेकर जो है रणनीति तैयार की जा रही है। मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की जो पूरी तैयारी रणनीति तैयार कर रही है। देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है छत्तीसगढ़ के नेतृत्व का जो है विपक्ष का आरोप है कि तो चित्रा, ये का जो है विश्वास चित्रा, जी
2018 में बीजेपी की काफी बुरी हार हुई थी, तो इसको लेकर अभी बीजेपी कहां स्टैंड करती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा और उसके बाद भारी मतों के साथ जो तो है चित्रा, कांग्रेस तमाम सरकार जानकारी बनाई। साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। बिजनौर में नदी की फंती धारा में बस के फंसने का मामला सामने आया है। कोटावाली नदी रपटे से गुजर रही यात्रियों से भरी रोडवेज बस नदी के तेज बहाव में फंस गई। जलस्तर बढ़ता देख बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। तेज बारिश होने की भागुवाला क्षेत्र की कोटवाली नदी का जलस्तर शनिवार को सुबह 7 बजे बढ़ना शुरू हो गया। करीब 9 बजे रुपड़िया डिपो की यात्रियों से भरी एक बस नदी रपटे से गुजर रही थी। नदी के तेज बहाव में रपटे के बीच जाकर बस दलदल में फंस गई। इसके बाद बस में सवार सभी यात्री अपनी जान को खतरे में देखकर चीखने चिल्लाने लगे। हालांकि बस नदी रपटे से फिसलकर पत्थरों के सहारे रुक गई। इसके बाद आनन फानन में जेसीबी पहुंची और बस में सवार यात्रियों को निकालने का काम शुरू किया गया। वहीं कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सभी यात्री को सुरक्षित निकाल लिया गया। तो बिजनौर में ये फंती नदी में बस फंस गई। तस्वीरें में आप देख सकते हैं, बस के ऊपर 2 यात्री बैठे हुए हैं, जहां पर जल का स्तर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि ये बस पानी में फंस गई। जल के स्तर बहाव इतना ज्यादा था कि यात्री से भरी हुई बस ये पानी में फंस गई। इसके चलते प्रशासन ने सतर्क रहते हुए जेसीबी की मदद से यात्रियों को एक एक करके सुरक्षित जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। लेकिन ये पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उस दौरान पानी के बहाव में ये जल पूरी तरह से जल का तांडव देखने को मिल रहा है। यहां बस पानी के जल के बहाव के बीच फंस गई और यात्री चीख चिल्लाने लगे। इस दौरान घबराए हुए चीख चिल्लाने लगे यात्री, जिसके चलते प्रशासन ने सतर्क रहते हुए कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से सभी यात्रियों को एक एक करके बाहर निकाला है। तो 40 यात्री इस बस में फंस गए थे, जिसके चलते प्रशासन की तरफ से सतर्क रखते हुए कड़ी मशक्कत के बाद इन यात्रियों को बाहर निकाला गया है। रुपड़िया डिपो से हरिद्वार जा रही थी ये बस। इस दौरान ये पानी के जल बहाव में फंस गई। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जहीर अहमद हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जहीर, अभी तक किस लोगों को निकाला गया है, क्या है अभी जानकारी? रस्सी के सहारे पहले बरकोट में ट्रेन के माध्यम से फिर वो गए और जैसी नदी जो है नदी उतारी गई। वहां से 200 ट्रैक्टर तक के लोगों को वो प्लेन और ट्रेन के जरिए और जैसी के जरिए बाहर निकाला। सभी जो सुरक्षित 40 से ज्यादा यात्री थे उनको आगे के लिए रवाना दूसरी बस से कर दिया गया है। फिलहाल बस को निकालने की जो है सवारी में बैठा हुआ है। नदी का बहाव अभी भी कम हुआ है, बहुत तेज है। तो जहीर, ये लापरवाही आखिर किसकी है कि आखिरकार इतनी बड़ी 40 यात्रियों से भरी हुई बस थी और ये यात्रियों की जिम्मेदारी किसकी थी कि किसकी लापरवाही सामने निकल के आ रही है? देखिए, लापरवाही की बात किया है, सबसे पहले लापरवाही तो ड्राइवर की ही मानी जाएगी। तो ड्राइवर को सब कुछ अंदाजा होता है, रोड में ड्राइवर होता है, उसको पता होता है कि कहाँ नहीं करना है, कहाँ नहीं करना है। तो फिर नदी में पानी एकदम से बहाव आ गया, ऐसा समझिए कि वो एकदम से पानी में ढलने लगता है, बहने लगी। तो उसे कहीं ना कहीं इस बात को समझने चाहिए कि और गाड़ी का इंतजार करना या आगे बढ़ सकता था। लेकिन ये बताया गया है हमारी गाड़ी में मौजूदगी का कहना था कि ड्राइवर जो और एकदम से तो जहीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके सभी यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कासगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नरौरा बैराज से 2,09,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। वहीं पटियाली तहसील क्षेत्र के गांव बरी बगबास और ओम नगरिया में बने कच्चे बांध पानी के बहाव से कट चुके हैं। गंगा नदी का पानी खेतों के सीनों को चीरते हुए सड़कों को पार कर गया, जिसमें लगभग 60 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए, जिस कारण किसानों की हजारों बीघा की जमीन और फसल जलमग्न हो गई है। गंगा के जलस्तर ने पिछले करीब 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कासगंज जिले में गंगा के जलस्तर ने 164 मीटर का आंकड़ा छू लिया है और करीब 165 पर खतरे का निशान है। तो कासगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 2 वाहन टूट गए हैं और इसके चलते 60 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं।
तो गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। वहीं पटवारी तहसील के क्षेत्र के गांव बड़ी बगवास और ओम नगरिया में बने कच्चे बांध पानी के बहाव से कट चुके हैं। गंगा नदी का पानी खेतों के सीनों को चीरता हुआ सड़कों को पार कर गया है, जिससे लगभग 60 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जिस कारण किसानों की हजारों बीघा की जमीन और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद किसानों ने ये फसल पैदा करी थी, उसके बाद ये पूरी फसल जलमग्न हो गई है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हो गया है। तो गंगा के जलस्तर ने पिछले करीब 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कासगंज जिले में गंगा के जलस्तर ने 164 मीटर का आंकड़ा छू लिया है और करीब 165 मीटर के पर खतरे का निशान है। तो ये खतरे के निशान के 1 मीटर ऊपर गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। गांव खेत सारे जलमग्न हो गए, सड़कों पर पानी बह रहा है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली के मलेरिया थाना क्षेत्र के खेमई का पुराना गांव में भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिला है, जहां भूमाफियाओं ने पहले कुछ लोगों को पीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मौका देखकर देर रात दबंगों ने पीड़ित की झोपड़ी में आग लगा दी। तो रायबरेली से यह मामला सामने आया है, जहां रायबरेली में भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिला है। युवक को पहले पीट कर उसे घायल कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती पीड़ित की झोपड़ी भी दबंगों ने जला दी है। तो युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित की झोपड़ी को दबंगों ने आग लगा दी है। तो रायबरेली की मेरिया थाना क्षेत्र के खेमई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां माफियाओं का आतंक देखने को मिला है, जहां भूमाफियाओं ने पहले कुछ लोगों ने पीट कर युवक को घायल कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है और वहीं उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं दबंगों ने मौका देखकर पीड़ित की झोपड़ी में आग लगा दी। किस तरीके से ये दबंगों का हौसला देखने को मिल रहा है रायबरेली में, जहां दबंगों ने एक युवक के बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। मेहनत से कमाया हुआ झोपड़ी को उन्होंने आग लगाने में जरा भी देरी नहीं करी और युवक को पहले मार पिटाई की, उसके बाद उसे घायल कर दिया और मौका देखकर उसका आशियाना उजाड़ कर रख दिया। तो रायबरेली की घटना सामने आ रही है, जहां पर युवक को पीट कर दबंगों ने घायल करने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां हालत उसकी गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद मौका देखकर दबंगों ने पीड़ित की झोपड़ी में आग लगा दी। तो रायबरेली में भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां एक गरीब की झोपड़ी में आग लगाने के बाद भी वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजू तिवारी, पूरा मामला क्या है, विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दबंगों पर और जो भूमाफिया हैं उनके ऊपर कार्यवाही करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि रायबरेली में किस तरह से दबंग और भूमाफिया बेलगाम हो चुके हैं। आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के मलेरिया थाना क्षेत्र के खेमई का पूर्वा गांव का है, जहां हाल में ही दबंगों से और जो पीड़ित युवक है उससे मारपीट हुई थी और मारपीट के बाद पीड़ित के द्वारा स्थानीय थाने में पूरे मामले की शिकायत की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस के द्वारा पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके बाद दबंगों के हौसले बुलंद देखे गए और देर रात दबंगों के द्वारा उसकी जो उसका आशियाना था, झोपड़ी थी, उसमें जो है आग लगा दी। आपको बता दें कि दबंगई इस कदर देखने को मिली रायबरेली जिले में कि दबंग के द्वारा उसके घर के सामान को उठाकर पहले बाहर फेंका गया, उसके बाद झोपड़ी में आग लगा दी गई। तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से रायबरेली जिले में अभी भी दबंग बेलगाम है और इनके ऊपर स्थानीय पुलिस का किसी तरह से कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। और पूरी तरह से आपको बता दें कि लखनऊ मुख्यालय से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर रायबरेली जिला है और रायबरेली जिले में किस तरह से दबंग बेकाबू हो चुके हैं और इससे सहज अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि किस तरह से पुलिस का असर है और खाकी किस तरह से कार्यशैली है पुलिस की। तो आपको ये भी बता दें कि जो पीड़ित है वो अभी भी जिला अस्पताल में एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस से पूरे मामले में जब जानकारी करने का प्रयास किया गया तो पुलिस
पूरे मामले से बचती बचाती हुई दिखाई पड़ी और पूरे मामले की जांच करने की अभी भी बात कर रही। लेकिन वहीं स्थानीय लोग और जो पीड़ित है उनका कहना है कि जो दबंग है उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार कई ऐसे पहले भी मामले सामने देखने को मिले हैं जो सरेआम दबंगई के देखे गए थे और उस पर भी पुलिस ने मात्र जांच की बात कही। तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से रायबरेली जिले की पुलिसिंग हो रही। हालांकि आपको बता दें पुलिस अधीक्षक राजू, ये युवक और दबंगों द्वारा के बीच जो किस बात को ये विवाद था? बिल्कुल बता दें कि बेशकीमती जमीन होने के नाते जो भूमाफिया है उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जमीन को खाली कर दिया जाए, लेकिन पीड़ित के द्वारा स्थानीय तहसील में और राजस्व कर्मियों से इस पूरे मामले की शिकायत की और उनके द्वारा ये आपत्ति जताई गई कि ये जमीन मेरी है। लेकिन इसके बावजूद वो उसके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद पीड़ित को घायल कर देते हैं, जिसके बाद वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गांव वालों के इकट्ठा होते ही दबंग वहां से भाग जाते हैं। हालांकि आपको बता दें जो घायल लोग थे उनको पुलिस को सूचना हुई तो पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचा दिया जहां उनका इलाज चला है। वहीं दूसरी तरफ वो जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उसके बाद उनकी झोपड़ी को आग के हवाले कर देते हैं दबंग। तो आपको बता दें कि जमीन को लेकर दोनों लोगों में विवाद हुआ था और विवाद के चलते कहीं न कहीं रसूखदार व्यक्ति बताए जा रहे हैं जो ऐसे दबंग हैं वो अपनी दबंगई के दम पर क्षेत्र में जमीनों पर अतिक्रमण करके उस पर कब्जा करते हैं। तो इसी मामले को लेकर जमीन संबंधी विवाद निपटाने के लिए भले ही स्थानीय प्रशासन और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सजग देखने को मिल रहे हैं, उनके द्वारा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए। लेकिन रायबरेली जिले में दबंगई के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कहीं न कहीं मानवता को तार तार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जब देखने को मिला तो स्थानीय लोगों में आक्रोश है, लेकिन आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस अभी भी वो कुंभकर्णी नींद में सो रही है और पुलिस से जब पूरे मामले की बातचीत करने का प्रयास किया गया तो पुलिस के द्वारा कहा गया है कि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है, FIR तक पूरे मामले की लाज नहीं की गई है। जी सोनू, इन रसूखदारों पर अभी प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल आपको बता दें कि जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो पुलिस पूरे मामले से बचती हुई देखने को मिली और पुलिस से जब इस मामले की बात की गई कि कौन है दबंग, किसके द्वारा ऐसा किया गया तो उनके द्वारा कहा गया है कि जांच करने के बाद पूरे मामले की जानकारी होगी और FIR के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया है कि पूरे मामले की जांच करने के बाद FIR लाज होगी। हालांकि उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी तहरीर नहीं मिली, तहरीर मिलने के बाद FIR दर्ज की जाएगी और जो पीड़ित है उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से दबंग हावी रहे और ऐसे ही कृत्य रायबरेली जिले में देखने को मिलेंगे तो कहीं न कहीं जो स्थानीय प्रशासन है वो उसके सामने बौना देखने को मिल रहा है और ऐसे दबंग लगातार हावी देखने को मिल रहा है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए सोनू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चमोली के नमामि गंगे हादसे में हुए 16 लोग की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में उत्तराखंड जल संस्थान के अतिरिक्त सहायक अभियंता हरदेव लाल, संयुक्त उद्यम कंपनी के परिवेशक पवन चमोला और लाइनमैन महेंद्र सिंह शामिल है, जिनको गिरफ्तार कर पुलिस ने आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें चमोली में हादसे के दौरान 16 लोग की मौत का मामला सामने आया था। मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। चमोली पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो उत्तराखंड पुलिस ने चमोली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में लापरवाही बरतने के आरोप में जल संस्थान के सस्पेंडेड इंजीनियर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हो रहे निर्माण कार्य के दौरान बिजली का करंट लगने से 16 लोग की मौत हो गई थी। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में उत्तराखंड जल संस्थान के अतिरिक्त सहायक अभियंता हरदेव लाल, संयुक्त उद्यम कंपनी के परिवेशक पवन चमोला और लाइनमैन महेंद्र सिंह शामिल हैं। तो तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर गया है। लापरवाही के चलते पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तराखंड पुलिस ने चमोली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में लापरवाही बरतने के आरोप में जल संस्थान के सस्पेंडेड इंजीनियर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें चमोली में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मामले में करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके चलते
लगातार इसको देखकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए उच्च कार्रवाई की मांग की थी। वहीं इसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें लापरवाही के आरोप में 3 को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पुलिस लगातार आगे की कार्रवाई की जा रही है। चमोली में ये बड़ा हादसा हुआ था। इस दौरान करंट लगने से 16 लोग की मौत हो गई थी, कई अन्य लोग घायल हो गए थे, जिनका अस्पताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हालचाल जाना था। इसके साथ ही उन्होंने परिजनों को हर तरह की मदद देने का आश्वासन भी दिया था और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर संज्ञान लिया था। वहीं इस मामले को लेकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पुलिस लगातार इसको लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चमोली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बता दें 3 लोग गिरफ्तार है, जिसमें से एक सीनियर पुलिस जल संस्थान के अतिरिक्त सहायक अभियंता हरदेव लाल, संयुक्त उद्यम कंपनी के पर्यवेक्षक पवन चमोला और लाइनमैन महेंद्र सिंह भी शामिल हैं। तो तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से आगे की कार्रवाई जुट गई है। आपको बता दें करंट लगने की वजह से 16 लोग की मौत हो गई थी, जिसके चलते उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए घायलों से अस्पतालों में मुलाकात की थी। इसके साथ ही घायलों का हालचाल जाना था। वहीं जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी उनके परिवारों को संतावना भी दी थी सीएम पुष्कर धामी ने। तो वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्वामी उनवाल लाइव फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। स्वामी, 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है चमोली मामले में। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो चमोली में जो हादसा हुआ था, करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई थी और 11 लोग घायल हो गए थे और वो जो लापरवाही बरतने वाले हैं उस पर जो मुख्यमंत्री धामी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके अंतर्गत जो एसपी चमोली है उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार आज किया है और उसके बाद जो गिरफ्तार के बाद अन्य कार्रवाई है वो आगे जारी है। जी सोनू, इसको लेकर चमोली हादसे में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके आगे भी जानकारी ये भी मिली है कि अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से एसपी चमोली का कहना है कि 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी है और इसके अब जो भी लापरवाही इसमें पाई जाएगी अन्य लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सोनू, 16 लोग की मौत का मामला है ये और इसको लेकर लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नजर बनाए हुए थे। उन्होंने अस्पतालों में हालचाल भी जाना था। वहीं इसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं इसके अलावा भी अन्य किसी और लोगों पर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है जिसपे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और अन्य पर भी तलवारें लटक सकती है, क्योंकि अभी कार्रवाई करने के बाद ही तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए सोनी उनवाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।